Hello guys, myself Navneet. Welcome to back my YouTube channel Nursing Beat. I hope you are fine. So today we will discuss about acute respiratory distress syndrome. Firstly, we will discuss about its definition. Acute respiratory distress syndrome is a sudden progressive form of respiratory failure characterized by severe dyspnea, refractory hypoxemia and diffuse bilateral infiltrate. Means क्या होता है कि जो acute respiratory distress syndrome है, syndrome मीन्स ग्रुप ऑफ डिसीज़. इसमें क्या होता है कि पेशेंट को ये प्रॉब्लम लंग्स की अचानक से होती है. सडन मीन्स अचानक से. प्रोग्रेसिव मीन्स धीरे धीरे जो लंग्स की फंक्शनिंग है वो फेलियर होनी स्टार्ट हो जाती है. और इसमें क्या होता है पेशेंट को डिस्निया मीन्स शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ. रिफ्रैक्टरी हाइपोक्सीमिया मीन्स पेशेंट का जो ऑक्सीजन का लेवल है लंग्स में उसकी कंसंट्रेशन होती है, जो अमाउंट होती है वो लेस हो जाती है. एंड डिफ्यूज बायलेटरल इन्फिल्ट्रेट. इसमें क्या होता है कि बोथ लंग्स की जो फिल्ट्रेशन होती है उसमें डिफेक्ट हो जाता है, उसके प्रॉपरली फंक्शन डिफ्यूज हो जाते हैं. नेक्स्ट इज रिस्क फैक्टर. फर्स्ट वन इज डायरेक्ट पल्मोनरी ट्रॉमा. इसमें क्या होगा जब कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म बॉडी में एंटर करेगा जैसे बैक्टीरिया, वायरसेस, फंगल, तब क्या होगा कि लंग्स में एंटर करके ये क्या करेंगे, इन्फेक्शन कॉज करेंगे और इन्फ्लामेशन होगी. एल्वोलाई का जो एयरवे है उसमें नैरोइंग हो जाएगी. उसके साथ पेशेंट को डिस्निया होगा मीन्स ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो सकती है पेशेंट को. सेकेंड इज लंग कंट्यूजन. इसमें क्या होगा कि जब कोई बाहर से एक्सटर्नली पेशेंट के लंग्स को हार्म हो सकता है इसमें, तब भी पेशेंट को डिस्निया की प्रॉब्लम हो सकती है मीन्स एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम हो सकता है पेशेंट को. नेक्स्ट वन इज फैट एम्बोलस. मीन्स ब्लड वेसल्स में क्या होगा, फैट की अकमुलेशन हो जाएगी. नेक्स्ट इज एस्पिरेशन. जब कोई अनकॉन्शियस पेशेंट अपने स्लाइवा को एस्पिरेट कर जाए तब भी पेशेंट को एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम होगा, पेशेंट को ब्रीदिंग प्रॉब्लम होगी. नेक्स्ट इज मैसिव स्मोक इनहेलेशन. इसमें क्या होगा कि जो पर्सन बहुत ज़्यादा स्मोक करते हैं, मैसिव मीन्स मेजॉरिटी, जो बहुत ज़्यादा मेजॉरिटी में स्मोक करते हैं, इनहेल करते हैं स्मोक को, उनको भी डिस्ट्रेस सिंड्रोम हो सकता है. नेक्स्ट इज इनहेल टॉक्सिन. इसमें क्या होगा कि जब कोई टॉक्सिन को, किसी पॉइजनस को अपने अंदर इनहेल कर ले, लंग्स में चला जाए फ्यूम, तब भी पेशेंट को डिस्ट्रेस सिंड्रोम हो सकता है. नेक्स्ट इज प्रोलॉन्ग एक्सपोजर टू हायर कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन. प्रोलॉन्ग मीन्स मोर टाइम. जब कोई पर्सन ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन में ज़्यादा एक्सपोजर में रहेगा तो पेशेंट को ये प्रॉब्लम हो सकती है. नेक्स्ट इज डायरेक्ट पल्मोनरी ट्रॉमा. इसमें फर्स्ट वन इज सेप्सिस एंड शॉक. सेप्सिस मीन्स इन्फेक्शन इन द ब्लड. ब्लड में इन्फेक्शन के कारण पेशेंट को रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम हो सकती है. नेक्स्ट इज शॉक. शॉक में क्या होगा कि जब पेशेंट को किसी स्ट्रेस के कारण शॉक हो, मीन्स लैक ऑफ ब्लड सप्लाई टू द टिश्यू, देन क्या होगा कि पेशेंट की ऑक्सीजन जो है प्रॉपरली लंग्स को नहीं मिलेगी तो पेशेंट डिस्ट्रेस में हो सकता है. मीन्स पेशेंट को रेस्टलेसनेस हो सकती है, ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो सकती है. नेक्स्ट इज मल्टी सिस्टम ट्रॉमा. इट इज़ सीरियस इंजरी टू मोर देन वन बॉडी सिस्टम. इट इज़ एमरजेंसी कंडीशन. इसमें क्या होगा, मल्टी सिस्टम मीन्स मोर देन वन सिस्टम. इसमें बॉडी के ज़्यादा सिस्टम, ज़्यादा ऑर्गन जो है डैमेज हो सकते हैं. इसलिए पेशेंट को क्या होगा, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस होगा, पेशेंट को रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम होगी. नेक्स्ट इज डिसेमिनेटेड इंट्रावस्कुलर कोएगुलेशन. इसमें क्या होगा, पर्सन की कोएगुलेशन हो सकती है ब्लड वेसल्स में, उसके कारण पेशेंट को प्रॉपरली ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं होगी तो पेशेंट को डिस्ट्रेस हो सकता है, पेशेंट शॉक में जा सकता है. नेक्स्ट इज पेनक्रेटाइटिस. पेनक्रेटाइटिस मीन्स इन्फेक्शन एंड इन्फ्लेमेशन ऑफ द पेनक्रियाज. अगर पेशेंट के एक बॉडी ऑर्गन में
किसी भी एक बॉडी ऑर्गन में क्या होगा, इन्फेक्शन या इन्फ्लामेशन हो तब दूसरे बॉडी ऑर्गन भी इन्फेक्टेड हो जाएंगे। पेनक्रियाज में अगर इन्फेक्शन और इन्फ्लामेशन होगी तो ऑब्वियस लंग्स के फंक्शन भी डिस्टर्ब हो जाएंगे। लंग्स का मेन क्या काम होता है, ऑक्सीजन, पेशेंट को ऑक्सीजन मिले और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सपेल हो। तो इसमें क्या होगा कि जो बॉडी के फंक्शन होते हैं लंग्स के वो डिस्टर्ब हो जाएंगे। पेशेंट को क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो सकती है, पेशेंट नॉर्मली ब्रीथ नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट इज यूरेमिया। यूरेमिया इज़ अ कंडीशन इन्वॉल्विंग abnormally हायर लेवल ऑफ द वेस्टेज प्रोडक्ट इन द ब्लड। इसमें क्या हो जाएगा, जो बॉडी में वेस्टेज प्रोडक्ट होते हैं जो हमारी बॉडी में एलिमिनेट होते हैं वो इसमें इस कंडीशन में क्या होगा, वो प्रॉपरली एलिमिनेट नहीं होंगे, हमारी बॉडी में रिटेन रहेंगे, उसका जो लेवल है वो एबनॉर्मल हायर हो जाएगा नॉर्मल से। तब पेशेंट को डिस्ट्रेस हो सकता है, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि इसमें क्या होगा कि जब कोई वेस्टेज प्रोडक्ट हमारी बॉडी में ही रहेगा, रिटेन रहेगा, तब क्या होगा, इन्फेक्शन हो सकती है। इन्फेक्शन के कारण इन्फ्लामेशन होगी। जो म्यूकस मेम्ब्रेन है किसी भी ऑर्गन की, उसकी इन्फ्लामेशन होने के कारण लंग्स के जो एल्वोलाई होते हैं, ब्रोंकियोल्स होते हैं, उसके जो एयरवे वो नैरो हो जाएगा। नैरो के कारण क्या होगा कि पेशेंट प्रॉपरली ब्रीथ नहीं कर पाएगा। जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड प्रॉपरली चेंज होंगे, जो नॉर्मली फंक्शन है उसका डिस्टर्ब हो जाएगा। नेक्स्ट इज ड्रग ओवरडोज। ड्रग की ओवरडोज के कारण भी पेशेंट को रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम हो सकता है, क्योंकि जब पेशेंट को किसी डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब की हो मेडिसिन वंस अ डे, वंस अ वीक, तब पेशेंट क्या करेगा कि उसकी अमाउंट ज़्यादा ले ले। जो ड्रग एडिक्टेड होते हैं वो क्या करते हैं कि ज़्यादा मेडिसिन ले लेते हैं वंस अ टाइम, तब पेशेंट को रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम हो सकती है। नेक्स्ट इज़ एनाफिलैक्सिस। एनाफिलैक्सिस क्या होती है, एक एलर्जिक रिएक्शन होती है, हाइपर सेंसिटिविटी होती है पेशेंट को। इसमें क्या होता है, जब बाहर से कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी में एंटर करते हैं तो ये क्या होती है कि लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन हो जाती है पेशेंट की। इट इज़ सीवियर पोटेंशियल लाइफ थ्रेटनिंग एलर्जिक रिएक्शन होता है, हाइपर सेंसिटिविटी होती है। जब बाहर से कोई एंटीजन हमारी बॉडी में एंटर करेगा तो उसके अगेंस्ट हमारी जो बॉडी होती है वो एक रिस्पॉन्स देती है, वो एंटीबॉडीज़ होते हैं, रिस्पॉन्स दे के तब क्या होगा, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होएगा, तब वहाँ पर क्या हो जाएगी, पेशेंट को प्रॉब्लम हो सकती है। नेक्स्ट इज अननोन कॉजेज मीन्स इडियोपैथिक। इडियोपैथिक में क्या होता है कि कई बार कोई भी प्रॉब्लम हो तो हमें उसका कॉजेज फाइंड आउट नहीं होता। नेक्स्ट इज प्रोलॉन्ग हार्ट बाईपास सर्जरी। जब किसी पेशेंट की बाईपास सर्जरी हुई हो हार्ट की, तब भी पेशेंट को ये प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि जब पेशेंट की सर्जरी हुई हो तो पेशेंट का जो हार्ट है वो नॉर्मली जो हेल्दी पर्सन का हार्ट वैसे काम नहीं करता। इसमें भी पेशेंट को रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम हो सकती है। नेक्स्ट इट्स फेजेस, एक्सुडेटिव स्टेज, proliferative or fibroproliferative stage and fibrotic stage. First is exudative phase. इसमें इसके डेज कितने होते हैं इस स्टेज के, 0 to 6 डेज में ये हमें फाइंड आउट हो जाती है स्टेज। इट्स करेक्टराइज्ड बाय accumulation of the excessive fluid in the lungs due to exudative and acute injury. इसमें क्या होगा कि जब किसी पर्सन को एक्यूट इंजरी हुई हो, एक्यूट मीन्स थोड़े टाइम की इंजरी हुई हो, तब उसके क्या होगा कि जो फ्लूइड की लीकेज हो रही है पेशेंट के, फ्लूइड की लीकेज के कारण उसके लंग्स में फ्लूइड की अकमुलेशन हो जाएगी एक्सेसिव अमाउंट में। तब क्या होगा कि पेशेंट को हाइपोक्सीमिया होगा। हाइपोक्सीमिया मीन्स लैक ऑफ ऑक्सीजन। Hypoxemia is usually more severe during this phase of acute injury, as is injury of the endothelial lining membrane and epithelial surface layer of the cells. इसमें क्या होगा, यूजली पेशेंट को हाइपोक्सीमिया हो सकता है, ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो सकती है। जो सरफेस लेयर होती है सेल्स की मीन्स एपिथेलियल में, उसमें ऑक्सीजन का लेवल डेफिसिट हो सकता है, डिक्रीज हो सकता है।
सम इंडिविजुअल क्विकली रिकवर, इसमें क्या होता है कि जिनकी इम्यूनिटी काफ़ी स्ट्रांग होती है वो ईजिली रिकवर कर जाते हैं, बट अदर जो होते हैं उनको टाइम लगता है। नेक्स्ट इज प्रोलिफरेटिव स्टेज। इसका टाइम पीरियड कितना होता है, 7 से 10 डेज। कनेक्टिव टिश्यू एंड अदर स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स इन द लंग्स प्रोलिफरेट इन रिस्पॉन्स टू इनिशियल इंजरी। इसमें क्या होता है कि जो लंग्स से कनेक्टिव टिश्यू होते हैं और अदर स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स होते हैं उसमें क्या हो जाती है, फिब्रोस होने स्टार्ट हो जाते हैं, मीन्स हीलिंग होनी स्टार्ट हो जाती है। इसमें जो एयर स्पेसिस होती हैं उसमें एबनॉर्मली इनलार्ज हो जाते हैं स्टेज में। नेक्स्ट इज फिब्रोटिक स्टेज। फिब्रोटिक स्टेज में क्या होता है कि इसका टाइम पीरियड कितना होता है, 10 से 14 डेज। इसमें क्या होता है, इन्फ्लामेशन के कारण क्या होता है, इन्फ्लामेशन का एक गुड रिस्पॉन्स होता है बॉडी में, मीन्स कि जो लंग्स के फंक्शन होते हैं वो कंटिन्यूसली इम्प्रूव होने स्टार्ट हो जाते हैं। उसको टाइम लगता है, कितना टाइम लगेगा, 6 से 12 मंथ आफ्टर ऑनसेट ऑफ रेस्पिरेटरी फेलियर। मीन्स जब पेशेंट की कंडीशन फेल हो गई हो, जब पेशेंट को रेस्पिरेटरी फेलियर हुआ हो, तब से लेकर कितना टाइम लगेगा पेशेंट को, 6 से 12 मंथ। ये डिपेंड करता है कि पेशेंट की कितनी सवेरिटी है। अगर तो पेशेंट क्यूट कंडीशन में है तो रिकवरी जल्दी होगी, अगर पेशेंट क्रॉनिक कंडीशन में है तो ऑब्वियस टाइम लगेगा पेशेंट को। और दूसरा इस पे भी डिपेंड करता है कि पेशेंट जो मेडिसिन ले रहा है वो प्रॉपरली ले रहा है, न्यूट्रिशियस डाइट प्रॉपरली है पेशेंट की। नेक्स्ट इट्स क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। अर्ली साइन एंड सिम्टम्स इज रेस्टलेसनेस, पेशेंट को रेस्टलेसनेस होगी। नेक्स्ट डिस्निया, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीदिंग। नेक्स्ट लो ब्लड प्रेशर, पेशेंट का ब्लड प्रेशर लो रहेगा। नेक्स्ट कन्फ्यूज़न, पेशेंट को कन्फ्यूज़न होगी, जब पेशेंट को हम क्वेश्चनिंग करेंगे तो पेशेंट प्रॉपरली क्लियरली आंसर नहीं दे पाएगा। नेक्स्ट इज़ एक्सट्रीम टायर्डनेस, पेशेंट को वीकनेस हो सकती है, फटीक हो सकती है। नेक्स्ट इज़ चेंजेस इन पेशेंट बिहेवियर, पेशेंट के बिहेवियर में चेंजेस आएंगे। इसमें क्या होगा, पेशेंट के मूड स्विंग हो सकते हैं, डिसऑरिएंटेशन हो सकता है पेशेंट को। इसमें क्या होगा, पेशेंट को प्लेस, पर्सन और टाइम के बारे में पता नहीं चलेगा। नेक्स्ट इज चेंजेस इन LOC। In pneumonia is causing ARDS, then client may have cough and fever। पेशेंट को कफ हो सकती है और फीवर हो सकता है, पेशेंट का टेम्परेचर हाई हो सकता है। नेक्स्ट इट्स लेट साइन एंड सिम्टम्स, सीवियर ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, पेशेंट को ब्रीदिंग में प्रॉब्लम हो सकती है। टैकीकार्डिया इज़ अ रैपिड हार्ट रेट that may be irregular and regular but it out of the proportion to age and level of exertion or activity। इसमें क्या होगा कि जो पेशेंट की हार्ट बीट है वो रेगुलर होगी कभी और कभी इरेगुलर होगी, और उसमें पेशेंट को प्रॉब्लम आ सकती है। हार्ट रेट जब इंक्रीज होगा तो पेशेंट को ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो सकती है। नेक्स्ट इज थिक फ्रॉथी स्पूटम, पेशेंट का जो स्पूटम है वो थिक होगा, फ्रोथी होगा। Next is metabolic acidosis. Metabolic acidosis is the building up of the acid the body due to kidney failure or kidney diseases। इसमें क्या होगा, जब पेशेंट की किडनी फेल होगी हो और किडनी डिसीजेस के कारण पेशेंट की जो वेस्टेज होती हैं वो क्या हो जाएगी, बॉडी में ही रिटेन रहेगी। उसके कारण क्या होगा, जो एसिड की प्रोडक्शन है वो इंक्रीज हो जाएगी और उस कंडीशन को क्या कहते हैं, मेटाबॉलिक एसिडोसिस। नेक्स्ट इज साइनोसिस। इसमें क्या होगा, डिस्कलरेशन ऑफ द स्किन, पेशेंट की जो स्किन है वो डिस्कलरेट हो सकती है। इसमें स्किन, लिप्स और नेल का कलर ब्लूइश हो सकता है। नेक्स्ट इज एबनॉर्मल ब्रेथ साउंड, पेशेंट की जो ब्रीथ साउंड है वो उसका कैसी साउंड आएगी, क्रैकर्स लाइक अ टीयरिंग। नेक्स्ट इज डिक्रीज पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विद रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस। इसमें क्या होगा कि जो कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल है वो डिक्रीज हो जाएगा। नॉर्मल कितना होता है इसका, 35 to 45 mmHg नॉर्मल वैल्यू। with respiratory alkalosis. Respiratory alkalosis means it occurs when digestive issues disturb
द ब्लड एसिड बेस। इसमें क्या होगा, जो डाइजेस्टिव प्रॉब्लम पेशेंट को हो सकती है, मीन्स प्रॉपरली डाइजेस्ट नहीं होगा, डाइजेशन सिस्टम प्रॉपरली नहीं होगी, मेटाबॉलिज्म नहीं होगा पेशेंट का प्रॉपरली, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि जो कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल है वो डिक्रीज हो जाएगा नॉर्मल से। नेक्स्ट इज डिक्रीज पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। नॉर्मल ऑक्सीजन का लेवल कितना होता है, ग्रेटर देन 90 mmHg, और इसमें क्या हो जाएगा, उसकी डेफिशिएंसी हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगा नॉर्मल से। नेक्स्ट इट्स डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। द फर्स्ट वन इज़ कंप्लीट हिस्ट्री। जब पेशेंट हॉस्पिटलाइज्ड होता है, पेशेंट हॉस्पिटल में एडमिट होता है, तो पेशेंट की सबसे पहले हम चीफ कंप्लेंट्स पूछते हैं। पेशेंट को शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ हो रही है, चेस्ट टाइटनेस हो रही है, टैकीकार्डिया हो रहा है, सब हम पेशेंट से क्वेश्चनिंग करेंगे। पेशेंट की पास्ट हिस्ट्री कलेक्ट करेंगे। पास्ट हिस्ट्री में पेशेंट की मेडिकल हिस्ट्री, सर्जिकल हिस्ट्री, प्रीवियस जो भी रिकॉर्ड है पेशेंट का वो हम कलेक्ट करेंगे। पेशेंट की हेरिडिटरी प्रॉब्लम देखेंगे इसमें कि पेशेंट को हेरिडिटरी प्रॉब्लम तो नहीं, हेरिडिटरी होती है जब कोई भी डिसीज़ कंडीशन हमें अपने पेरेंट्स से ट्रांसमिट होती है, उसे हेरिडिटरी प्रॉब्लम कहते हैं। नेक्स्ट इज़ ऑन फिजिकल एग्जामिनेशन। हम पेशेंट का प्रॉपरली फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे। इसमें हेड टू टो असेसमेंट करेंगे पेशेंट की। इसमें सबसे पहले हम अस्कल्टेशन करेंगे। अस्कल्टेशन में क्या करते हैं, स्टेथोस्कोप के साथ ब्रेथ साउंड चेक करेंगे हम पेशेंट की, जैसे वीजिंग साउंड, क्रैकर्स। नेक्स्ट इज फर्स्ट टेस्ट डन आर एट्रियल ब्लड गैस एनालिसिस। पेशेंट की एबीजी करवाएंगे, उसमें हम कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का लेवल चेक करेंगे। ब्लड टेस्ट करवाएंगे, सीबीसी करवाएंगे। पेशेंट की इन्फेक्शन तो नहीं रेज हुई, क्योंकि इन्फेक्शन के कारण भी पेशेंट को रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हो सकता है। नेक्स्ट इज चेस्ट एक्सरे। पेशेंट को चेस्ट पेन हो रही है, इसलिए हम पेशेंट के चेस्ट एक्सरे करवाएंगे। ब्रोंकोस्कोपी कराएंगे। ब्रोंक्यूल्स होते हैं जिसमें गैसेस एक्सचेंजेस होती हैं, उसमें हम उसकी प्रॉपरली एवेल्युएशन करेंगे, इन्वेस्टिगेशन करेंगे, ब्रोंक्यूल्स की प्रॉपरली स्कोपी करवाएंगे। नेक्स्ट इज स्पूटम कल्चर एंड एनालिसिस। पेशेंट का हम प्रॉपरली स्पूटम लेंगे और उसको कल्चर करेंगे, और उसमें जो भी इन्वेस्टिगेशन आएगी हम उसके बेस पे पेशेंट का ट्रीटमेंट करेंगे। नेक्स्ट इज अदर टेस्ट। पेशेंट के चेस्ट सीटी स्कैन करवाएंगे एंड इको कार्डियोग्राम मीन्स ईसीजी पेशेंट की प्रॉपरली करवाएंगे हम। नेक्स्ट इट्स मेडिकल मैनेजमेंट। पर्सन विद ARDS आर हॉस्पिटलाइज्ड एंड रिक्वायर ट्रीटमेंट इन एन इंटेंसिव केयर यूनिट। यह पेशेंट हॉस्पिटल में एडमिट करता है, सबसे पहले हम उसका प्रॉपरली ट्रीटमेंट करेंगे, ICU में हम उसे एडमिट करेंगे। नेक्स्ट इज सपोर्टिव मेजर्स। पेशेंट को हम प्रॉपरली ऑक्सीजन देंगे कंटिन्यूसली। अगर पेशेंट को ऑक्सीजन प्रॉपरली नहीं मिल रही ऑक्सीजन से, तो हम पेशेंट को क्या करेंगे, वेंटिलेशन सपोर्ट देंगे पेशेंट को। नेक्स्ट इज पोजीशनिंग स्ट्रेटजीज। टर्न द पेशेंट फ्रॉम स्पाइन टू प्रोन। पेशेंट को स्पाइन से प्रोन पोजीशन में लटाएंगे। नेक्स्ट अनदर पोजीशन इज लेटरल पोजीशन। लेटरल रोटेशन थेरेपी पेशेंट को देंगे। फ्लूइड थेरेपी देंगे हम पेशेंट को, जैसे NS RL। पेशेंट को प्रॉपरली फ्लूइड थेरेपी देंगे। Next is prone positioning. About 2/3 of the person with ARDS improve their oxygenation after being placed in a prone position. पेशेंट को हम prone position देंगे। इसमें क्या होगा कि जो लंग्स है उसकी फंक्शनिंग है वो प्रॉपर हो सकती है। देन स्पाइन पोजीशन। स्पाइन पोजीशन जो है उसमें पेशेंट को ऑक्सीजन की प्रॉब्लम हो सकती है, पेशेंट को प्रॉपरली ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, क्योंकि इसमें पेशेंट की कंडीशन जो है वर्स हो जाएगी, इसलिए हमें पेशेंट को प्रोन पोजीशन देंगे। प्रोन पोजीशन में क्या होगा कि जो ऑक्सीजन का लेवल है वो बेस्ट होगा एज कंपेयर टू सुपाइन पोजीशन। नेक्स्ट इज लेटरल रोटेशन थेरेपी टू स्टिमुलेट पोस्टरल ड्रेनेज। जो पोस्टरल ड्रेनेज होती है पेशेंट को हम क्या करते हैं, सर्जिकल ड्रेनेज डाल देते हैं पेशेंट को। इसमें क्या होगा कि जो मोबिलाइज इस पोजीशन के कारण क्या होगा कि जो सेक्रेशंस होती है वो मोबिलाइज करेंगे और बॉडी से आउट हो सकती हैं। द लेटरल मूवमेंट ऑफ द बेड इज डन फॉर 18 to 24 आवर्स स्लोली। पेशेंट की जो बेड की मूवमेंट है वो हम 18 से 24 आवर्स के लिए डन करेंगे।
Next is fluid management. Distinction between primary ARDS due to aspiration pneumonia or inhalation injury, which usually can be treated with fluid restrictions, from secondary ARDS due to remote infection or inflammation that require initial fluid and potential vasoactive drug therapy. Is central is directing initial treatment to stabilize the patient. इसमें क्या होगा कि हम पेशेंट को प्रॉपरली फ्लूइड प्रोवाइड करेंगे. फ्लूइड NS हो सकती है, नॉर्मल सलाइन, RL, रिंगल लैक्टेट. इसमें क्या होगा कि जब पेशेंट को इन्फेक्शन हो, किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कारण, वायरसेस, बैक्टीरिया के कारण इन्फेक्शन होती है, तब हम पेशेंट को फ्लूइड देते हैं ताकि जो इन्फेक्शन है वो बॉडी से यूरिन के थ्रू आउट हो जाए. नेक्स्ट इज रेस्पिरेटरी थेरेपी. प्राइमरी गोल इज ऑक्सीजन थेरेपी इज करेक्टेड हाइपोक्सीमिया. पेशेंट को जब ऑक्सीजन का लेवल डिक्रीज़ हो जाएगा तो हम पेशेंट को ऑक्सीजन सप्लाई करेंगे. जब किसी पेशेंट को ऑक्सीजन देते हैं हम उसे कंटिन्यूसली ऑब्जर्वेशन में रखते हैं पेशेंट को, कि पेशेंट की जो सैचुरेशन है वो फॉल ना हो जाए. अगर पेशेंट की ऑक्सीजन नॉर्मल रहती 24 आवर्स, हम मास्क को रिमूव भी कर सकते हैं. अगर पेशेंट को ऑक्सीजन लेवल ऑक्सीजन देने के बाद भी डिक्रीज़ हो रहा है तो हम पेशेंट को वेंटिलेशन पर रख सकते हैं. नेक्स्ट इट्स मेडिकेशन. एंटीबायोटिक्स देंगे हम पेशेंट को. अमॉक्सिसिलिन, डॉक्सीसाइक्लिन, मेट्रोटेनिडाजोल. नेक्स्ट एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स देंगे जैसे कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स. नेक्स्ट इट्स डायूरेटिक्स. पेशेंट को हम डायूरेटिक्स देंगे, फॉर एग्जांपल फ्यूसेमाइड. नेक्स्ट एंटी एंजाइटी जैसे एल्प्रोजोलम, लिब्रियम एंड डेज़ेपाम. नेक्स्ट मसल रिलैक्सेंट्स देंगे हम पेशेंट को, जैसे कि फॉर एग्जांपल डेज़ेपाम एंड मेथोकार्बोमोल. नेक्स्ट ब्रोंको डायलेटर. पेशेंट को हम ब्रोंको डायलेटर्स देंगे, क्योंकि इस कंडीशन में रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम में क्या होता है कि जो पेशेंट के ब्रोंक्यूल्स होते हैं उसमें इन्फ्लामेशन हो जाती है, स्वेलिंग हो जाती है इन्फेक्शन के कारण. तो जो एयरवे हो वो नैरो हो जाएगा और इसके मसल जो हैं कंस्ट्रिक्ट कर जाएंगे. इसलिए हम पेशेंट के ब्रोंक्यूल्स को दोबारा नॉर्मल करने के लिए ब्रोंको डायलेटर्स देंगे. नेक्स्ट इट्स nursing diagnosis. Firstly, ineffective breathing pattern related to decreased lung compliance, decreased energy as characterized by dyspnea, abnormal ABG, cyanosis and use of accessory muscles. इसमें क्या होगा कि पेशेंट का जो ब्रीदिंग पैटर्न है वो डिस्टर्ब हो जाएगा. सेकेंड इज इम्पेयर्ड गैसेस एक्सचेंज रिलेटेड टू डिफ्यूज डिफेक्ट एज characterized by hypoxia. In this, restlessness, irritability and fear of suffocation एंड हाइपरकैप्निया, टैकीकार्डिया एंड साइनोसिस. इसके कारण क्या होगा कि पेशेंट का जो गैसेस एक्सचेंज है वो इम्पेयर्ड होगा. नेक्स्ट इट्स नर्सिंग डायग्नोसिस. रिस्क फॉर डिक्रीज कार्डियक आउटपुट. पेशेंट का जो कार्डियक आउटपुट है वो डिक्रीज हो जाएगा. नेक्स्ट वन, फोर्थ वन इज इनफेक्टिव प्रोटेक्शन रिलेटेड टू पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन, डिक्रीज पल्मोनरी कॉम्प्लियंस एंड इंक्रीज सक्रीशन. सक्रीशन के कारण क्या होगा कि पेशेंट की जो प्रोटेक्शन है वो प्रॉपरली इनफेक्टिव हो जाएगी इसमें. नेक्स्ट इज फिजिकल. पेशेंट प्रॉपरली मूव नहीं कर पा रहा तो डायग्नोस क्या बनेगा? इम्पेयर्ड फिजिकल मोबिलिटी रिलेटेड टू मॉनिटरिंग डिवाइसेस, मैकेनिकल वेंटिलेशन एंड मेडिसिन आर कैरेक्टराइज्ड बाय इम्पोज्ड रिस्ट्रिक्शंस एंड मूवमेंट ऑफ द बॉडी एंड लिमिटेड रेंज ऑफ मोशन. नेक्स्ट इज रिस्क फॉर इम्पेयर्ड स्किन इंटेग्रिटी रिलेटेड टू प्रोलॉन्ग बेड रेस्ट, प्रोलॉन्ग इंटूबेशन एंड इमोबिलिटी. पेशेंट की जो प्रॉपरली मूवमेंट नहीं हो रही, पेशेंट की स्किन टीयर हो सकती है, प्रेशर सोर हो सकते हैं, बेड सोर हो सकती है पेशेंट को. नेक्स्ट इज नॉलेज डेफिशिएंट रिलेटेड टू हेल्थ कंडीशन, ट्रीटमेंट मोडालिटी एंड हॉस्पिटलाइज्ड एज कैरेक्टराइज्ड बाय इंक्रीज फ्रीक्वेंसी ऑफ क्वेश्चन पोज्ड बाय पेशेंट. पेशेंट को हम हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे, पेशेंट की जो कंडीशन है उसके बारे में पेशेंट को प्रॉपरली बताएंगे. So it's all about my topic. Today I discussed about acute respiratory distress syndrome, its definition, causes, signs and symptoms, diagnostic evaluation, medical management and the nursing diagnosis. So I hope you understood my topic. If any inquiries related to my topic, then ask me in comment box.